हाय डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2 यानी कि एसे। पर आज हम ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द आइडियाज। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस पर्टिकुलर एसे टाइप का कौन सा फॉर्मेट लगाना होता है आपने व्हेन यू हैव टू अटेम्प्ट अ राइटिंग टास्क 2। ओके, सो नाउ फॉर्मेट आइडेंटिफाई करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हमारा एसे का क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, यानी कि हमारा एसे का क्वेश्चन है क्या और वो किस टाइप का एसे है। सो इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग आवर क्वेश्चन। हमें पता लगता है कि क्वेश्चन जो है वो क्या हिंट दे रहा है, वो हमसे क्या चाहता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें पता लगता है कि ये किस टाइप का एसे है। चलिए पहले हम देखते हैं कि एसे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाउ हियर द क्वेश्चन सेज, nowadays more and more people are moving towards cities or urban areas for better jobs and higher standards of living. Okay, आगे उसने पूछा है what are the advantages and disadvantages of this increasing trend. Now इससे आपको पता लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज सेइंग कि मुझे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताओ इस ट्रेंड के, राइट? सो यहां से सबसे पहले आपको यह मालूम चल गया कि आपका एसे कौन से टाइप का है। सो द फर्स्ट थिंग इज द टाइप ऑफ एसे, और ये आपका एसे टाइप है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का। सो इतनी चीज हमें पता लग गई। इसके बाद द सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू नाउ एनालाइज कि हम फॉर्मेट कौन सा यूज करेंगे। नाउ हियर कम्स द फॉर्मेट ऑफ द एसे। नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि मैं फॉर्मेट के ऊपर इतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों कर रही हूं। आपका जो राइटिंग टास्क 2 होता है उसे हम 4 पैरामीटर्स पे असेस करते हैं, राइट? सो दोज आर टास्क रिस्पॉन्स, so this is task response. The other one is, let's say, lexical resource. The third one is cohesion and coherence, and the fourth one is grammatical range and accuracy. Now ये वाला जो पार्ट है इसके कारण हमें पता होना चाहिए कि हमारे एसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? टास्क रिस्पॉन्स मीन्स कि जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, क्या आप उसका रिस्पॉन्स वाकई में ही ढंग से दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं तो क्या आपने दोनों चीजें बताई हैं अपने ऐसे में? क्या उसके आंसर में एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस इंक्लूडेड हैं? क्या आपने कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी उसमें जिसके लिए आपको क्वेश्चन ही नहीं किया गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ऐसे होता व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड, और अगर आप साथ में लिख देते उसके डिसएडवांटेजेस, तो डेफिनेटली आपको यहां पर मार्क्स कम मिलने थे। विच मीन्स हमारा फॉर्मेट क्या है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई एम श्योर नाउ यू नो फॉर्मेट क्यों इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसे का फॉर्मेट होने क्या वाला है। सो नाउ in any essay that you have to write, the first thing that you should always mention or you should start your essay with is the introduction. हम जब किसी से नॉर्मल रूटीन में बात भी करते हैं या किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। So the first thing in the essay is going to be your introduction. Now इंट्रोडक्शन में आपने लिखना क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। द फर्स्ट थिंग इज अ जनरल स्टेटमेंट। हमें टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक जनरल स्टेटमेंट देनी है। द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू रीस्टेट द क्वेश्चन। नाउ बेसिकली इसमें लिखना क्या है मैं आपके साथ अब वो डिस्कस करती हूं। व्हेन आई से दैट यू हैव टू राइट अ जनरल स्टेटमेंट, दैट मीन्स कि आपको पहले अपने एसे का टॉपिक समझना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक या कीवर्ड से रिलेटेड आपको एक जनरलाइज सी स्टेटमेंट देनी है, क्योंकि आप सीधा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ अपना एसे स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट? सो अब यहां पर अगर हम देखें क्वेश्चन पढ़ के
तो ये कह रहा है that nowadays more and more people are moving towards cities and urban areas. For what? For better jobs and higher standards of living. So अब आपको यहां से ये पता लग रहा है कि हमारा जो एस्से का क्वेश्चन है उसका मेन टॉपिक क्या है. It is about the trend of moving towards cities and urban areas, right? So अब आपकी जो जनरल स्टेटमेंट होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी? वो या तो सिटीज के ऊपर बेस्ड होगी या अर्बन एरिया से रिलेटेड होगी. सो ऐसे ही एक जनरल स्टेटमेंट के साथ आपको अपना एसे स्टार्ट करना है. Then comes the second sentence in your introduction, that is restate the question. Now why is this important? Basically यहाँ पर restate भी नहीं, it should actually be rephrasing the question. So you need to rephrase the question guys, which means कि जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है आपको उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखना है, बट एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चन चेंज नहीं कर देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे सिटीज और अर्बन एरियाज में जाने के ट्रेंड के बारे में बात की है तो आप उसे रीफ्रेज करने के चक्कर में ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर सकते, आप सारी बात विलेजेस की नहीं कर सकते, राइट? सो यू डोंट हैव टू गो ऑफ ट्रैक. बात आपने करनी है क्वेश्चन में दी हुई स्टेटमेंट की, पर उसको सिनोनिम्स और अदर मीनिंग्स यूज करके आपने थोड़ा सा रीफ्रेज करना है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द एसे. नाउ दिस इज गोइंग टू बी बॉडी पैराग्राफ 1. ये आपकी बॉडी का फर्स्ट पैराग्राफ है. सो इन दिस आपने क्या क्या इंक्लूड करना है? इसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर हमसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी गई हैं तो वी विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइड फर्स्ट, दैट इज हम पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की. सो इसमें लेट्स से मैंने यहां पर 1 एडवांटेज लिखी, राइट? और मैंने साथ में उसका एक एग्जाम्पल दे दिया. दिस कैन बी डन. अगेन आई कैन गिव 1 मोर एडवांटेज हियर प्लस 1 एग्जाम्पल. या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने 2 एडवांटेजेस दी और साथ में आपने एक एग्जाम्पल दे दिया. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको सिर्फ 2 ही एडवांटेजेस देने हैं या 2 ही एग्जाम्पल्स देने हैं. अगर आपको एक एग्जाम्पल सूट कर रहा है उस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड या उस एडवांटेज के ऊपर बेस्ड तो आप एक भी दे सकते हो. इफ यू थिंक यू हैव टू मेनी एडवांटेजेस टू बी मेंशन, मैंने यहाँ पर 2 लिखी हैं, आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आइडियाज यू हैव इन योर माइंड, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी पैराग्राफ 1. नाउ ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमसे एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी पूछी गई हैं तो हम लोग अपने थर्ड पैराग्राफ में यानी कि बॉडी पैराग्राफ 2 में अब हम लिखेंगे डिसएडवांटेजेस. सो ये आ गया हमारा बॉडी पैरा 2 और इसमें अब हम लिख रहे हैं, जैसे यहां पर हमने एडवांटेजेस लिखी थी, इसमें हम लिखेंगे 1 डिसएडवांटेज प्लस एग्जाम्पल, राइट? एंड सिमिलर इज द केस हियर, अगेन 1 डिसएडवांटेज प्लस एग्जाम्पल. अगेन आई वुड से कि अगर आप इनको अलग करके नहीं लिखना चाहते तो आप 2-3 डिसएडवांटेजेस लिखिए और साथ में एक एग्जाम्पल दे दीजिए, राइट? सो आपकी बॉडी पैराग्राफ में आपने ये सब कुछ कवर करना है. देन कम्स द कंक्लूजन, द 4th पैराग्राफ. किसी भी चीज को जब आप स्टार्ट करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक क्लोजर जरूर दें, आप उसको एक एंड जरूर दें. उस एंड को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंक्लूजन. नाउ इसमें आपने बहुत ही एक न्यूट्रलाइज्ड चीज लिखनी है. सबसे पहले तो आप एक समरी लिखेंगे. दिस मीन्स कि ऊपर आपने जितनी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करी हैं आप उनको यू विल जस्ट समराइज देम इन लेट्स से 1 or 2 sentences. उसको थोड़ा सा उसका जो क्रक्स है आप वो मेंशन करेंगे कंक्लूजन में. आई डू नॉट मीन व्हेन आई से समरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठाकर दोबारा से सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसमें भी मेंशन कर देंगे. दैट विल श्योरली गेट योर बैंक्स डिडक्टेड. सो यू हैव गॉट टू मेक श्योर कि इसमें सिर्फ छोटा सा एक ओवरव्यू दिया हो, आपने एक हल्का सा क्रक्स दिया हो कि ऊपर ये सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. Then comes the second sentence and that is going to be a neutral conclusion. न्यूट्रल क्यों रखेंगे हम? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी गई हैं,
हमसे ये नहीं पूछा गया कि एडवांटेजेस ज्यादा थी या डिसएडवांटेजेस ज्यादा थी, ना हमसे हमारा ओपिनियन मांगा गया है कहीं पे भी। सो यहां पर हम एक न्यूट्रल सी कंक्लूजन देंगे, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, सो इट इज देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बोथ दीज थिंग्स। इस तरह की कोई न्यूट्रल सी आपने कंक्लूजन देकर अपने एसे को एंड करना है। So guys, this was all about the format of an essay that is based on advantages and disadvantages. If you have understood this, if you have liked this, do not forget to like, share and comment the video. Thank you.